हेलो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर नंबर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के बेसिस, अकाउंट किस बेसिस पे स्टैंड कर रहा है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसकी ब्रांचेस और उसके जो बेसिक टर्म्स थे वो हमने स्टडी किए थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। इस चैप्टर में हम स्टडी करना चाह रहे हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है उसका थ्योरी बेस क्या है, मतलब अकाउंटिंग को करते वक्त हम कौन से रूल्स, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से प्रोसीड्योर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं बने होते हैं अकाउंट्स में, वो कैसे फॉलो करेंगे। अकाउंट्स किसके बेसिस पे है, कौन से रूल्स हमने अकाउंट्स में फॉलो करने, वो सब हमें इस चैप्टर में पता चलेगा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, सो डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग का डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, उसकी ब्रांचेस और उसकी बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको बेसिक टर्म्स वगैरह क्लियर नहीं ना है तो ये चैप्टर में जो आपको मैं पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो भी आपको समझ नहीं लगेंगे, क्योंकि जो टर्म्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी वो इस चैप्टर में यूज़ होंगी। सो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पिछले चैप्टर में पहले टर्म्स को अच्छे से रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद फिर इस वीडियो को प्रॉपरली देखें। सो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, जो हैं अकाउंटिंग की क्या क्या अजम्पशंस हैं, अकाउंट में हम क्या क्या लेके चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बेटा क्या होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? इसमें बताया गया है द कंसेप्ट assume that an enterprise has an life existence. It is assumed that the business does not have an intention to liquidate or to scale down its operation significantly. मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है उसमें बताया है कि जो बिजनेस है वो कॉन्टीन्यूसली चलेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा सिस्टम उसको इफेक्ट नहीं करेगा कि बिजनेस बंद हो जाए। अगर किसी की डेथ हो जाती है, बिजनेस बंद नहीं होता, उसका कोई लीगल हायर अडॉप्ट कर लेगा बिजनेस को, या उसका कोई सन होगा या उसका कोई ब्रदर होगा या एनी हाउ। ठीक है, तो इसमें हमने ये अज्यूम करके चलना कि बिजनेस को हमने कभी लिक्विडेट नहीं करना। लिक्विडेट होता है सेल नहीं करना, बिजनेस को ख़त्म नहीं करेंगे। ओके बेटा, तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ लग गया होगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है कि हम बिजनेस को है जो सेल नहीं करेंगे, बिजनेस को बेचेंगे नहीं, कॉन्टीन्यूसली बिजनेस हमारा चलेगा। ठीक है, इसकी रेलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखें। डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा डिस्टिंक्शन बनाई जाएगी कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो खर्चे हमें स्पेंड करने पड़ते हैं वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं, सेल करते हैं, जो प्रोडक्शन में हमारे एक्सपेंसेस लग जाते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो बिजनेस है वो पहले तो डिस्टिंक्शन करेगा अपने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इनटू करंट एंड नॉन करंट। जो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनको करंट या नॉन करंट में जो है हम डिस्टिंक्शन कर देंगे, कौन सी एसेट हमारी करंट है, कौन सी नॉन करंट है। बेटा जो करंट एसेट होती हैं वो पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट टर्म एसेट होती हैं, और नॉन करंट एसेट कौन सी होती हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट एंड एसेट अपीयर इन द बैलेंस शीट एट अ बुक वैल्यू विदाउट हैविंग ए रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। उसने बोला है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी वो सिर्फ फिक्स एसेट पे चार्ज होगी, और जो फिक्स एसेट हमारी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है उस पे। ठीक है, जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो फिक्स एसेट पे ही चार्ज होगी, और वो फिक्स एसेट जो हमारी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है उस फिक्स एसेट पे चार्ज होगी हमारी डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट कंसेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। सेकंड अजम्पशन या कंसेप्ट दैट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन अकाउंटिंग practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. This will ensure meaningful study of the performance of the business for a number of years.
बेटा ये क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि अकाउंट्स में एक बार जो हमने प्रोसीड्योर्स फॉलो कर लिए, कोई स्टेप्स फॉलो कर लिए, वो ही सेम प्रोसेस और प्रोसीड्योर हम ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंट रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बार बार हम चेंज करेंगे बिजनेस में कोई भी चीज़, तो हमें हर बार हर साल बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उनका कहना है कि जो एक साल जो हमने प्रोसेस जो हमने फॉलो कर लिया है, उसको ईयर आफ्टर ईयर वो ही रिपीट चलेगा, कंसिस्टेंट चलेगा, हम उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे, ताकि हर बार हमें न्यू ट्रेनिंग ना करनी पड़े, स्टाफ की ट्रेनिंग ना लगानी पड़े उनको समझाने के लिए। अगर वही प्रोसेस ईयर टू ईयर चलता रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, तो हर साल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टाफ को पता है कि जो अकाउंट्स के प्रोसेस हैं, जो प्रोसीड्योर है, वो सेम ही चल रहा है। ठीक है, सो इसमें हमने जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट होंगे ईयर आफ्टर ईयर। ये रेलेवेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है? इट हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एज दे कैन कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ करंट ईयर विद दैट और प्रीवियस ईयर। ये इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ईजी होता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हमारा हर साल जो मेथड है वो सेम होता है, तो इसलिए कोई केओस नहीं होगा, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। इसीलिए वो कहता है कि डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होता है एंड कैन कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट ईयर विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर प्रोसेस सेम है, मेथड सेम है, हम पिछले साल की परफॉर्मेंस को करंट ईयर की परफॉर्मेंस के साथ मैच करके देख सकते हैं कि हमें पिछले साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था कि इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था। तो इसीलिए बोला जाता है कि कंसिस्टेंट मेथड ही फॉलो करने चाहिए ईयर आफ्टर ईयर। ओके, नो थर्ड इज अक्रूअल अजम्पशन। बेटा अक्रूअल अजम्पशन क्या होती है? एज पर अक्रूअल अजम्पशन all revenues and cost are recognized when they are earned or incurred। उनका मानना है कि all revenues, अगर हमने कोई रेवेन्यू अर्न की है वो तभी मानी जाएगी हमने अर्न कर ली है, उससे पहले उसको अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई पैसा आने वाला होता है, हम उसको अकाउंट्स में अपने डाल लेते हैं कि हाँ फ्यूचर में मुझे मिलेगा, बट अक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है जब पैसा हाथ में आ जाएगा तब ही हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे पास है। और सेम एज ए एक्सपेंसेस, अगर हमें पता फ्यूचर में कि कोई कॉस्ट लगने वाली है या इंश्योरेंस हमने करानी है बिजनेस की, वो हम पहले नहीं लिखेंगे अकाउंट्स में, जिस दिन हमने खर्चा कर दिया उस दिन हम अकाउंट्स में मेंशन करेंगे, उसी दिन वो रिकॉग्नाइज्ड होगा। सो अक्रूअल कंसेप्ट क्या कह रहा है? all revenue cost are recognized when they are earned or incurred। सारी रेवेन्यूज तभी रिकॉग्नाइज करेंगी जब वो अर्न हुई है, जब कमाई गई है, और एक्सपेंसेस तभी ही रिकॉग्नाइज किए जाएंगे जब वो इंकर्ड किए हैं, हमने खर्चे किए हैं। ठीक है, इसकी रेलेवेंस क्यों है, क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अर्निंग ऑफ रेवेन्यू एंड कंजप्शन ऑफ ए रिसोर्स, मतलब एक्सपेंसेस कैन बी एक्यूरेटली मैच्ड टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ये जरूरी इसलिए है कि जो हमने रेवेन्यू अर्न किया, जो पैसा अर्न किया और कंजप्शन किया किसी रिसोर्सेज की, वो मैच कर सके, यू नो कि उसमें लैग आ जाए। लैग नहीं आना चाहिए, इसलिए कंसेप्ट बनाया जाता है कि जब हम इनकम अर्न करेंगे तभी उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जब हम खर्चा भी करेंगे उसको तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, हम पहले नहीं लिख सकते अपने अकाउंट्स में। ओके, ये तो थी कुछ आपकी 3-4 असम्पशंस। बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज अकाउंटिंग एंटिटी। An entity has a separate existence from its owner. According to this principle, business is treated as an entity which is separate and distinct from its owners। बेटा एंटिटी होती है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं एंटिटी क्या होती है, एक पहचान। तो वो कह रहा है कि बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है, एक बिजनेस की सेपरेट अपनी पहचान होती है उसके ओनर से अलग। क्योंकि जब हम कोई बिजनेस करते हैं ना, जैसे ऋषभ एंड सन्स, और ऋषभ एंड सन्स का बिजनेस चल रहा है, तो ऋषभ एंड सन्स की अपनी एक स्टैंप होती है। ठीक है ना, अगर उस ऋषभ एंड सन्स में 20 बंदे काम करें, कंपनी के 20 बंदे काम करें, वो कंपनी से उनकी एंटिटी की पहचान नहीं बनेगी। जो पहचान है वो ऋषभ एंड सन्स की स्टैंप से बनेगी, लगी जब स्टैंप पता चल गया कि ये ऋषभ एंड सन्स का बिजनेस है। सो वो क्या कह रहा है कि जो बिजनेस है उसकी एक सेपरेट एंटिटी है उसके ओनर से। चल, जो बिजनेस में काम कर रहा है या जो बिजनेस का ओनर है उससे एक सेपरेट अलग एंटिटी है बिजनेस की। ठीक है,
money measurement principle. According to this principle, only those transactions that are measured in money or can be expressed in terms of money are recorded in the books. उसने बोला मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में कि जोन सी ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसको ही रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंट्स में, अदरवाइज कोई और आइटम है जो मनी में मेजर नहीं की जा रही वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल राम ने फर्नीचर पर परचेज किया 10,000 का, जो फर्नीचर है उसको मेजर किया जा सकता है मनी के साथ क्योंकि उसने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया है। सो जो फर्नीचर आया 10,000 का उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। Non-monetary events like death of an employee, manager, strikes, dispute, etc. are not recorded at all, even though these are also affect the operation significantly. उसने कहा कि कोई किसी की डेथ हो रही है, कोई बिजनेस में स्ट्राइक है, कोई डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई लग गई है, ये सब मनी से इनका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनको रिकॉर्डेड नहीं किया जाएगा। सिर्फ ओनली मॉनिटरी आइटम्स ही रिकॉर्ड किए जाएंगी, नॉन मॉनिटरी आइटम्स को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। बेटा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में वैसे समझ लो क्या होता है, वो होता है कि अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है ना, अकाउंटिंग का जो पीरियड है ना वो एक फिक्स पीरियड होना चाहिए, फॉर से दैट 1 ईयर 9 मंथ ऐसे, ताकि हम रेगुलर इंटरवल पे उसकी चेकिंग कर सकें। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइज बोले तो बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। कि पीरियड जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, सो दैट कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मेजर की जा सके रेगुलरली। अगर पीरियड बोलो आप 5 साल का है तो 5 साल के बाद ही हम उसके क्लोजिंग ईयर आएगा, जब 5 साल के बाद तब हम चेकिंग करने बैठेंगे तो वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना 5 साल के बाद, क्योंकि पहले हम पिछले 5 साल का सारा रिकॉर्ड खोलेंगे, चेकिंग करेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जो पीरियड होता है ना अकाउंटिंग का वो 1 ईयर का होता है। अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। ये 2 पीरियड होते हैं अकाउंटिंग के 1 ईयर, ठीक है। सो आगे क्या लिखा, अकाउंटिंग पीरियड इज डिफाइंड एज इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड so that the performance is measured at regular intervals and decisions can be taken at appropriate time। वही बात आ गई ना, उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग पीरियड वो होता है जिसके एंडिंग ईयर में हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं और जिससे हमें पता चल जाता है कि बिजनेस को प्रॉफिट अर्न हो रहा है कि बिजनेस को लॉस हो रहा है। तो बेटा इसी पीरियड को हम बोल देते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और अभी मैंने बताया अगर तो कैलेंडर ईयर का पीरियड होगा तो वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होगा, और अगर तो अकाउंटिंग ईयर ले रही हैं, फाइनेंशियल ईयर ले रही हैं, तो फिर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा। तो ये तो था आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। बेटा नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है, हम कोई भी बात करते हैं, हम फ्रेंड्स में भी बात करते हैं, बोलते हैं ना देख जो भी तू बात कर रहा है उसका फुल डिस्क्लोजर करें, आधी बात मत बताई, सारी बात सच सच बता। तो अकाउंटिंग में भी एक रूल होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अगर हम किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं या किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम सामने वाली पार्टी से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फुल डिस्क्लोजर करे, हर इन्फॉर्मेशन हमें बताए। सो मीनिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा ऑल सिग्निफिकेंट एंड मटीरियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी should be completely disclosed in its financial statement and the company notes to the accounts। उसने कहा कि लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा बिजनेस की एक ड्यूटी होती है, उसकी जो भी फाइनेंशियल वो इंफॉर्मेशन है वो इशू करेगा बिजनेस, जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस इशू करेगा वो एकदम सही होनी चाहिए और वो फुल डिस्क्लोजर होनी चाहिए। उसमें कोई उसने फैक्ट को कंसील नहीं किया होगा, एकदम ट्रुथ और रिलायबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरेस्टेड यूजर्स को चाहिए। पिछले चैप्टर में पढ़ा ना हमने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इंटरेस्टेड यूज़र को चाहिए होती है, ताकि वो जो फुल डिस्क्लोजर उन्होंने किया है उस डाटा को इंटरेस्टेड यूज़र देखें और अपने हिसाब से डिसीजन ले। सो फुल डिस्क्लोजर ये हो गया। आगे देखते हैं उसने क्या है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज ए मीन्स ऑफ कन्वेइंग एंड नॉट कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग and the parties may be able to take sound decision on the basis of information provided। उसने कहा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रोवाइड करनी है वो एक तरीके का
मीन्स ऑफ कन्वेइंग है कि सामने वाले को बंदे को पता लग जाए कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसमें किसी तरह की कंसीलमेंट नहीं करनी। कंसीलमेंट मतलब कोई भी फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है वो चुराना नहीं है, वो भी उसमें बीच में लिखना है, चाहे उनको लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट है, वो सब कुछ लिखना है, ताकि जो बिजनेस है वो जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और अपना रैशनल डिसीजन देखें कि फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो ये था बेटा आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ लगा हो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी। बेटा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या आता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटीरियल फैक्ट इज कंपल्सरी बट इट डज नॉट इम्प्लाई दैट इवन दोज फिगर्स विच आर इररिलेवेंट आर टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। According to this principle, only those items or information should be disclosed that have a material effect and are relevant to the users. वो कहना चाह रहे हैं कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन है कोई भी स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें मटेरियल फैक्ट मतलब मटेरियल फैक्ट जिस पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, वो सारा इंफॉर्मेशन वो आपकी स्टेटमेंट्स में होना चाहिए। ठीक है, उसने बोला कि जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मटेरियल इन्फॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो। ठीक है, उसने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी उसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, बट जिस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करना ज़रूरी है। आप किसी भी तरह का कोई वो है क्या कहते हैं कंसीलमेंट नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, इफ़ द नॉलेज about any information is likely to affect the user decision it is termed as material information। वही आ गई ना, उसने कहा कि अगर दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक कंपनी ने मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई तो वो इन्फॉर्मेशन से सामने वाले बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है जो इफेक्ट हो सकता है। सो इसीलिए जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन दोनों पार्टीज को पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रूडेंस प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? प्रूडेंस प्रिंसिपल। बेटा प्रूडेंस प्रिंसिपल में होता है कि जब हम बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, प्रॉफिट चाहे वो रिकॉर्ड करेगा लेट करे, बट जो लॉसेस हैं वो एट द टाइम ही रिकॉर्ड होने चाहिए। मतलब प्रॉफिट जब हो रहा है बिजनेस को वो थोड़ा लेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट जो लॉस है वो एट द टाइम इंस्टेंटली रिकॉर्ड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल prospective profit should not be recorded but all the prospective losses should immediately be recorded. The objective of this ensure that a realistic picture of the company is portrayed. The objective of this principle is not to overstate the profit of enterprises in any case, and this concept ensures that a realistic picture of the company is portrayed. ओके वो कह रहा है कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहे प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट हो रहे हैं, अगर वो उसने भी रिकॉर्डेड नहीं भी किए चलेगा, बट जो प्रोस्पेक्टिव लॉसेज हो रहे हैं ना वो बिजनेस को इंस्टेंटली रिकॉर्ड करने होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस ने ओवर स्टेटमेंट दी है कि प्रॉफिट हमें हुए नहीं लॉसेज ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बिजनेस ने अपनी ट्रू पिक्चर शो की है कि हमें इतने लॉसेज हो रहे हैं, ट्रू पोजीशन शो किया है कि हमें प्रॉफिट तो होते ही होते हैं बट उसके अलावा हमें इतने लॉसेस भी मतलब इतने लॉसेस भी होते हैं, तो वो होते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज कॉस्ट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट कंप्राइजिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑल द एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। इस प्रिंसिपल में बेटा बोला गया कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है। उसने कहा जब भी हम कोई एसेट खरीदिया जब उसका रिकॉर्ड करेंगे ना तो वो ओरिजिनल कॉस्ट की जितने की खरीदी है ना उतने की रिकॉर्ड करनी है, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन उसको एक्वायर करने में हमारे कितने पैसे और लगे, अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे, वो सब कुछ ऐड करके ही हम एग्जैक्टली कॉस्ट उसकी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी खरीदी है 10 लाख की, उसके ऊपर मेरे को उसको एक्वायर करने के लिए 20,000 लग गए और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000 लगे, तो टोटल जो मैं मशीन की रिकॉर्ड करूंगा वो 10,000 नहीं होगा, वो होगा 10,50,000 बिकॉज 20,000 जो से उसके कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन थी और 30,000 थी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। ये 50,000 में 10 लाख में प्लस करके 10,50,000 जो था वो रिकॉर्ड करूंगा एसेट की। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, जो कॉस्ट है रिकॉर्ड करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन एंड ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। जो भी खर्चा हमें एसेट पे खर्चा कर रहे हैं
कि वो एसेट हमारी यूज़ हो जाए बिजनेस में, वो सारा खर्चा हम रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये था आपका कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाला। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या कंसेप्ट, ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एंटरप्राइजिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। बेटा उनका कहने का मतलब है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने जितने भी एक्सपेंसेस इंकर्ड किए हैं और जितनी भी रेवेन्यूज अर्नड किए हैं वो एक रिकॉर्ड होना चाहिए उनका प्रॉपर मैच्ड, मतलब दोनों का रिकॉर्ड होना चाहिए। जितने एक्सपेंसेस हमने एक साल में इंकर किए और जितनी रेवेन्यू हमने एक साल में इंकर की वो रिकॉर्ड होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए, कितने खर्चे हमने किए हैं, इतनी इनकम भी अर्न की है, सो दैट कि बिजनेस जो है अपनी ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो कर सके। ना ही बिजनेस अंडरकास्ट प्रॉफिट को अंडरकास्ट कर सके कि हमें प्रॉफिट हुए ही नहीं, ना ही बिजनेस अपने लॉसेस को ओवरकास्ट कर सके कि हमें इतने लॉसेस हुए हैं, ताकि हम प्रॉफिट शो ना करें और लॉसेस शो करके हम टैक्स से बच जाएं। नो, द मेन रीज़न होता है मैचिंग प्रिंसिपल का कि हम अंडरकास्ट प्रॉफिट जो है अंडरकास्ट ना कर सकें और लॉसेज है ओवरकास्ट ना कर सकें, दोनों मैच करने चाहिए कि अगर इतने एक्सपेंसेस हुए हैं तो इतनी रेवेन्यू भी हमें अर्न हुई है, सो दैट कि हम ट्रू पोजीशन शो कर सकें अपने बिजनेस की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट और प्रिंसिपल आप बोल सकते हो ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और कंसेप्ट। According to this principle, concept, every business transaction has a two aspect. One is debit and other is credit of equal amount. In other words, for every debit there is credit or equal amount one or more accounts and vice versa. बेटा ये प्रिंसिपल अभी आपको जस्ट बेसिक के लिए समझना है, जब हम आगे चैप्टर्स करेंगे ना तो आपको ये सारे प्रिंसिपल डिटेल में समझ लगेंगे, क्योंकि अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी वैसे अकाउंट्स की बोरिंग होती है, प्रैक्टिकल इज इंटरेस्टिंग। सो जब हम थ्योरी हम रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल पे शिफ्ट करेंगे बेटा तो आपको समझ लग जाएगा। ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप प्रैक्टिकली जब करोगे ना तो बेटा आपके जो डाउट्स हैं ना इन प्रिंसिपल में सारे क्लियर हो जाएंगे। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में वो कहना चाह रहा है कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है ना वो सिंगल नहीं होएगी, वो डबल होएगी। एक डेबिट इफेक्ट होगा, उसका एक क्रेडिट इफेक्ट होगा। ठीक है, सिंगल नहीं होगी। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल the two sides of the balance sheet are always equal and the following accounting equation will always be hold good at any point of time. उसने कहा कि इस प्रिंसिपल के the two sides of balance sheet are always equal। इसी प्रिंसिपल के कारण जो हमारी बैलेंस शीट की दो टाइप्स होती है ना बेटा, एसेट एंड लाइबिलिटी, वो इक्वल हो जाती है। कौन सा प्रिंसिपल है वो? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट पता आपका पैसा, लाइबिलिटी मतलब आपका कर्जा, और कैपिटल मतलब जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इसकी वजह से ही हमारा जो बिजनेस है वो एसेट एंड लायबिलिटी जो है इक्वल शो हो जाती हैं। सो बेटा ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपको समझ लग गया होगा। वेयर देयर इज डेबिट देयर इज ऑलवेज क्रेडिट। ये प्रिंसिपल जब हम बेटा अगला चैप्टर करेंगे ना, जर्नल या फिर लेजर स्टार्ट करेंगे या जर्नल स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको पता चला जाएगा। जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है ड्यूल एस्पेक्ट, क्या होता है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर मैं आपको एग्जाम्पल अभी भी दे दूंगा ना कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो इसलिए अभी हम थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल पे शिफ्ट करेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ लग जाएगा। सो बेटा ये था आपकी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ प्रिंसिपल और अजम्पशन स्टडी किए हैं। आप इसको अच्छे से समझो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।